नमस्कार। मैं प्राध्यापक M.D. नायको, शरद चंद्र पवार महाविद्यालय लोनन। आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्नपत्र क्रमांक 9 के अंतर्गत इस पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, इस आदिकाल में का जो प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि आदिकाल का समय जो है वह संवत 1050 से लेकर 1375 तक है और इस कालखंड में पूर्ण रूप से वीर गाथा जो है वह गाथा लिखी गई है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ऐसा ही एक वीर काव्य जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आदिकाल का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के विस्तार के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पृथ्वीराज रासो यह ग्रंथ 2500 पृष्ठों का है। इसमें 69 सर्ग है और इस ग्रंथ में 1,03,06 इतने छंद है, यानी कि प्राचीन काव्य में जितने भी छंद थे उन सारे छंदों का प्रयोग इस ग्रंथ में हो गया है। तो ये ग्रंथ चंद बरदाई नामक कवि ने लिखा, ऐसा कहा भी जाता है, या जगह जगह पर इस ग्रंथ में उल्लेख भी हुआ है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो ये दोनों मित्र थे। तो ये ग्रंथ चंद बरदाई ने लिखा और इस ग्रंथ का अंतिम भाग जो है चंद बरदाई के पुत्र जल्लन ने उसे पूरा किया। तो इस ग्रंथ के विस्तार के बारे में आप लोगों को ये जानकारी दी। आगे है प्रामाणिकता। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के बारे में कई सवाल उठे हैं। पृथ्वीराज रासो की अब तक 60 से अधिक प्रतियां उपलब्ध है। इस प्रतियों में जो अधिकांश भाग है वह 16वीं शताब्दी के बाद का है। कुछ विद्वानों ने तो इतना ही कहा है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि हुआ ही नहीं है और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा ही नहीं है। लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। जैसे कि हिंदी के 2 विद्वान हैं, मुनि जिन विजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन दोनों ने पृथ्वीराज रासो पर बड़ा काम किया है और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि संवत 1260 में पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है और यह ग्रंथ चंद बरदाई ने ही लिखा है और अधिकांश विद्वान इसको मान्यता देते हैं। इस ग्रंथ के बारे में कई सवाल होने के बावजूद भी मुनि जिन विजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो संशोधन किया है वह काफ़ी हद तक सही है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप सोचेंगे कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है, इस ग्रंथ का कथानक किस प्रकार से है। तो चलिए हम इस ग्रंथ का कथानक देखेंगे। तो इस ग्रंथ का कथानक इस प्रकार है कि पृथ्वीराज चौहान, भारत का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का वर्णन जो है वीर रसमयी भाषा में इस ग्रंथ में किया है। तो इसका कथानक इस प्रकार है। दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था अनंगपाल
और अनंगपाल को 2 कन्याएं थी। एक का नाम था कमला और दूसरी का नाम था सुंदरी। कमला का विवाह जो है अजमेर के राजा सोमेश्वर से होता है और सुंदरी का विवाह जो है कन्नौज के राजा विजयपाल से होता है। कमला और सोमेश्वर से पृथ्वीराज नामक पुत्र की प्राप्ति होती है और सुंदरी और विजयपाल से जयचंद नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब दिल्ली का राजा जो है अनंगपाल, उसको 2 बेटियां ही थी, पुत्र नहीं था। इसलिए इन दोनों लड़कियों के शादी के बाद या विवाह के बाद अनंगपाल यानी कि दिल्ली का सारा साम्राज्य जो है किसको दिया जाए, ये सवाल पैदा हो गया। राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद में ले लिया और पृथ्वीराज को गोद में लेने के बाद अजमेर का राज्य और दिल्ली का राज्य एक हो गया। यानी कि दिल्ली का राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान हो गया। लेकिन जयचंद यानी कि वो पृथ्वीराज का मौसेरा भाई ही था, उसको ये बात खटकी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने अपनी शान शौकत दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ का आरंभ किया और इस राजसूय यज्ञ में उन्होंने भारत देश के सभी राजाओं को बुलाया और अपनी बेटी या कुछ जगह पर बहन भी है संयोगिता का स्वयंवर रखा। सारे राजाओं को आमंत्रण दिया गया लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया गया। संयोगिता और पृथ्वीराज में प्रेम संबंध था। राजा जयचंद ने क्या किया कि उस स्वयंवर में द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की बड़ी मूर्ति लगाई, यानी कि उसका अपमान हो जाए पृथ्वीराज का। तो संयोगिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। किसी ने यह बात पृथ्वीराज से कही, पृथ्वीराज की सेना वहाँ आ गई, सारा जो राजसूय यज्ञ था वह ध्वस्त किया और पृथ्वीराज की सेना ने जयचंद की सेना को पराजित करके संयोगिता को पृथ्वीराज भगाकर ले जाता है और गांधर्व विवाह कर लेता है। और कुछ दिन आनंद के साथ पृथ्वीराज और संयोगिता ये दोनों रहते हैं। पृथ्वीराज के राज्य में एक सुंदर स्त्री थी। वह सुंदर स्त्री हुसैन शाह नामक पठान से प्यार करती थी, लेकिन शहाबुद्दीन घोरी उस सुंदर स्त्री पर आकर्षित था। वह बार बार उस सुंदर स्त्री को तंग करता था। अब अतः ये दोनों प्रेमी जो है वह पठान और वह सुंदर स्त्री पृथ्वीराज की शरण में जाते हैं और कहते कि शहाबुद्दीन घोरी हमको तंग कर रहा है, हमारी रक्षा करो। पृथ्वीराज उनको वचन देता है, क्योंकि राजपूत जाति में किसी स्त्री की रक्षा करना ये धर्म है, ऐसा समझकर पृथ्वीराज रक्षा करने का वचन देता है। शहाबुद्दीन घोरी को ये मालूम होता है, वह पृथ्वीराज से संदेशा भेजता है और कहता है कि उस सुंदर स्त्री को मेरे हवाले कर दो। लेकिन पृथ्वीराज कहता है कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं उस सुंदर स्त्री को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अतः शहाबुद्दीन घोरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान जो है शहाबुद्दीन को पराजित करता है। ऐसा 4 बार हो गया और 4 बार पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन घोरी को पराजित किया। एक बार ऐसा हो गया कि पृथ्वीराज चौहान असावधान थे, ऐसे में शहाबुद्दीन घोरी ने फिर से हमला किया
और असावधानी के कारण पृथ्वीराज की पराजय हो गई। शहाबुद्दीन घोरी उसे बंदी बनाकर गजनी लेकर चला जाता है। पृथ्वीराज को छुड़ाने के लिए इस ग्रंथ का कवि जो है चंद बरदाई, वह भी हाथ में तलवार लेकर सैनिकों के साथ गजनी जाता है। वहाँ घनघोर युद्ध होता है और उस युद्ध में शहाबुद्दीन घोरी, चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान, इस सभी की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से यह जो है, यह कथानक जो है पृथ्वीराज रासो का है। तो यह कथानक एक संदिग्ध अवस्था में है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर जयचंद की संयोगिता बहन है या बेटी है तो उसका नाता पृथ्वीराज से कुछ न कुछ तो लगता है। ऐसे में दोनों कैसे प्रेम कर सकते हैं या दोनों की शादी कैसे हो सकती है, ऐसा संदिग्ध ग्रंथ है। लेकिन जो भी है, इसमें वीर रस का वर्णन है। आगे देखेंगे कि इसमें छंद योजना क्या है। इस ग्रंथ में आर्या, छप्पय, दोहा, ताटक आदि प्राचीन छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा और रस की दृष्टि से देखा जाए तो वीर और श्रृंगार, ये दोनों रस इस ग्रंथ में प्रमुख है। इस ग्रंथ की भाषा जो है वह अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा है। कई कई जगह पर राजस्थानी, पिंगल भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से प्रामाणिक और अप्रामाणिक के घेरे में अटका हुआ ये ग्रंथ आदिकाल का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को हिंदी का पहला प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य कहा है। तो कुल मिलाकर आदिकाल की प्रातिनिधिक रचना में पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने आज पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के बारे में चर्चा की है। जायज़ है या संभव है आप लोगों को ये सारी बातें, मेरी कही हुई बातें ध्यान में आई होगी। धन्यवाद।